बहुत बहुत नमस्कार। और अच्छा, जैसा टॉपिक है कि जो यूएलएम की नई इस ऑनलाइन लाइव चर्चा जो यहाँ होने जा रही है, उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए युग की सत्यनारायण कथा से जो सभी प्रकार की समस्याएं हैं, उनका निवारण वगैरह सब कैसे होगा, तो आज के जो हमारे मेहमान वक्ता हैं, मैथिली शरण गुप्त जी, जो फॉर्मर डीजीपी हैं मध्य प्रदेश से, तो वो अपनी आज की ये चर्चा रखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूएलएम की इस ऑनलाइन ओपन मंच की चर्चा में। जी नमस्कार। और जी, और इसका फॉर्मेट ऐसा है इस चर्चा का कि एक मैक्सिमम 1 घंटा आपके पास रहता है अपनी बात को आप जैसे चाहें लोगों को समझा सकें, और उसके बाद में फिर लोगों के और मेरे जो कोई क्वेश्चन हो, जो भी चर्चा रखेंगे यहाँ उसमें से, तो फिर हम लोग पूछेंगे। जी सर, सबसे पहले अब माइक आपके पास है, आप अपनी धन्यवाद चर्चा देना चाहूँगा। रखना शुरू करें। जी सबसे पहले मैं यूएलएम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने मंच पर क्राइम फ्री भारत की ये बात रखी है, और क्राइम फ्री भारत को जो कि 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के साथ एक महापरिवर्तित भारत देने की बात कर रहा है। तो मुझसे अधिकांश लोग पूछते हैं कि साहब, अच्छे दिन अच्छा भारत ये एक जुमला हो गया है, इसका मतलब क्या है? तो ये अच्छा भारत एक ऐसा भारत है जिसमें आपके जीवन को बदलाव होने वाला है, और ये जीवन का बदलाव ओवर ड्यू है, क्योंकि हमें ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों का सत्ता का हस्तांतरण प्राप्त हुआ, और इन काले अंग्रेजों ने उन्हीं नियम कानून और व्यवस्था को हमारे ऊपर थोप के रखा जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उनमें हीन भावना पैदा करने के लिए जो उन्होंने आडंबर प्रशासनिक व्यवस्था और कानून आदि बनाए थे, हमारे राजनेताओं ने वही सब हमारे ऊपर आजादी के 77 साल बाद भी थोप के रखे हैं। विडंबना की बात यह है कि 24 साल का सरदार भगत सिंह ये बात सोच सकता था कि उसके सपनों का भारत कैसा होगा। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए इनके जेहन में कभी प्रश्न नहीं आया कि हमारा सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। जिन्होंने इस देश को बांटकर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, उनके जेहन में एक बार भी ये प्रश्न नहीं था कि हमें जब पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान लोग पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। जब हमने एक देश दे दिया था तो फिर जिन लोगों का ये कहना था हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते हैं, तो सिद्धांततः सभी जो है मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए था। ये एक विडंबनापूर्ण बात है। जो मुसलमान रह गए थे उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं थी। ये बाद में एक समझौते के तहत ये नागरिकता प्रदान की गई। तो हमारा सपने का भारत कैसा होना चाहिए, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में क्या बदलाव होना चाहिए, उसके नियम कानूनों में क्या बदलाव होना चाहिए। अभी जो 3 नए कानून लाए गए हैं, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, और हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हमें अपने नियम कानून नहीं दिए, इन नियम कानूनों की आदत नहीं बदली। जिस 5 सर्टेनिटी के साथ हमें अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलना चाहिए था, जिसका प्रस्ताव 2017 में भारत सरकार के पास भेजा गया था और 2019 में उसे स्वीकार किया गया, उस प्रस्ताव के तहत जो 5 सर्टेनिटी मिलने वाली थी उसका प्रावधान इन नियम कानूनों में नहीं किया गया।
हमें बिना थाने जाए एफआईआर का सर्टेनिटी के साथ अधिकार मिलने वाला था, जहां पर हम एक बटन दबाते तो एक वॉलंटियर पहुंचेगा जो अपने ऐप के साथ एफआईआर दर्ज करेगा, और आज जो पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है इससे 100 गुना ज्यादा सुपीरियर होगा। यदि उसे किसी कानूनी मुद्दे में मदद की जरूरत है तो वो अपने ऐप में एक बटन दबाएगा, इतने मात्र से कानूनविद जो है जुड़ जाएगा। यदि उसे भाषा में प्रॉब्लम हो रही है तो वो दूसरा बटन दबाएगा तो लैंग्वेज इंटरप्रेटर जुड़ जाएगा। हमारे कानून में, हमारे आज आम व्यक्तियों के जीवन में 4 चीजों ने बहुत ज्यादा जो है उनकी जिंदगी उत्पीड़ित रखी है, परेशान होकर रखी है। पहला है राजनेताओं के और धन के दबाव में झूठी एफआईआर, बड़ा चढ़ा के एफआईआर। एक व्यक्ति दोषी हो सकता है लेकिन उसकी जगह 8-8, 10-10 लोगों के झूठे नाम उसमें मढ़ दिए जाते हैं। झूठी गवाही देना एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। पुलिस के द्वारा झूठी व्यवस्था के लोगों को फंसा देना तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है। और न्यायालय में झूठी वकालत करके केस को सिद्ध करके मासूम इनोसेंट लोगों को जेल में सड़ना पड़ा, चौथी प्रॉब्लम है। इन 4 प्रॉब्लम को एक गंभीर अपराध, परजरी का गंभीर अपराध बनाया गया है। जो ये चारों अपराध करेंगे वो जेल में सड़ेगा। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा, और ऐसे एविडेंस जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है वो सब संकलित हो जाएंगे। उसके लिए ढेर सारे सेंसर, सीसीटीवी, आरएफआईडी डिवाइसेस, ऐसी चीजें जो है कैप्चर हो सकेंगी जो आज की पुलिस की सोच और चिंता और रडार में भी नहीं है। ये सभी एविडेंस हैश वैल्यू से लॉ होकर उसी समय कोर्ट के पास पहुंच जाएंगे। इसको सेकंड सर्टेनिटी कहा गया है, सर्टेनिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन विद इन 15 डेज। तीसरी जो सर्टेनिटी है वो सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस। आज हम वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, वकीलों पर ढेर सारा रुपए खर्च करते हैं और ढेर सारा अपमान सहते हैं, और वर्षों वर्ष हमें न्याय नहीं मिलता है। तीसरी सर्टेनिटी के तहत बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी और सिस्टम के माध्यम से आप 30 दिन में हमें जजमेंट तो दिला देंगे, लेकिन आज की इस दुष्ट व्यवस्था में जहां कोर्ट में बैठ के कोर्ट मुहर्रर पैसे लाए, आप क्या जज महोदय के दिमाग में घुस जाएंगे? आप न्याय कैसे दिलाएंगे? तो न्याय कैसे दिलाएंगे इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इसके लिए हमने 2 अपील का सिस्टम रखा है। एक अपील है अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरी अपील है अगेंस्ट द जज। जब कोई व्यक्ति अपील के जज के अपील को प्रेफर करता है, इसका सीधा मतलब निकलता है कि जज महोदय दुष्ट हैं, उन्होंने जानबूझकर साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुए एक गलत निर्णय दिया। वैसी स्थिति में जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का यहां मतलब है कि वो जज नहीं रहेंगे। उसके उल्टा उन्हें लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। इन 2 कारणों से जज महोदय के पास कोई विकल्प शेष नहीं है न्याय करने के अलावा। चौथी सर्टेनिटी में एक डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट किया गया है, जिसका एक कानूनी ड्राफ्ट भी भारत सरकार को 30 सितंबर 2020 में भेजा गया था, जिसका लंबा नाम दिया गया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7। बड़ा नाम देने के पीछे रीजन था, मालूम है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है।
और वो कॉमन सेंस के आधार पर फाइल पे आपकी चीज रिजेक्ट कर सकती थी कि सब पुलिसिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट, लिहाजा हम क्या करें, भारत सरकार क्या करे। तो इस कानून के माध्यम से मैंने उनको बताया कि नहीं, संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 1 एंट्री 65C के तहत जिम्मेवारी भारत सरकार की है। इस नियम के तहत एक डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया जा रहा था जिसके अपराधी की हर जानकारी 360 डिग्री में कैप्चर होगी और सिस्टम ये अनुमान लगा सकेगा कि ये अपराधी, इसके भागीदार कौन है, ये किस वाहन में आ रहा है, इसके पास घातक हथियार है कि नहीं है, ये किस रास्ते का उपयोग करेगा, इसके अपराध का टारगेट कौन होगा। और बीच में जो नोट्स लगी हुई हैं, जो सेंसर्स लगे हैं, जो सीसीटीवी लगे हैं, वो इस बात को वेरीफाई करेंगे कि जो एंटीसिपेशन किया गया है, जो अनुमान किया गया है, वो सही है कि नहीं। और विथ 99% एक्यूरेसी के साथ 99% एक्यूरेसी के साथ अपराधी अपराध इसके पहले उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इस पूरी व्यवस्था को सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन कहा गया। अब हमारी व्यवस्था में एक अपराधी अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार का पेट पालने के लिए, वकीलों को पैसा देने के लिए, दुष्ट पुलिस को पैसा देने के लिए, उसे अपराध करने के लिए होना पड़ता है। लिहाजा पांचवी सर्टेनिटी के तहत हम सभी अपराधियों को रिहेबिलिटेट कर देंगे। लिहाजा उन्हें अपने पेट के पालन के लिए, अपने पोषण के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए अपराध पर बाध्यता नहीं होगी। ऐसी 5 सर्टेनिटी वाला भारत, 2 मॉडल से भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। एक है क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम और दूसरी है करेंसी मुक्त भारत, पेपर करेंसी मुक्त भारत में जो 2% की ट्रांजैक्शन फीस है, इन दो माध्यम से भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा। तब क्राइम फ्री भारत मिशन का क्या है कि जब हमने आपको 20 गुना ज्यादा पैसा दे दिया है, जो आपकी आवश्यकताओं के से मोर देन इनफ है, तो आप देशवासियों से टैक्स नहीं ले सकते हैं। लिहाजा पहले साल टैक्स को 50% कर दिया जाएगा, दूसरे साल 25%, तीसरे साल 15%, चौथे साल 5% और 5वें साल हर तरीके के टैक्स से भारत मुक्त हो जाएगा। क्राइम फ्री भारत ने हर भारतीय के लिए 2 अकाउंट की व्यवस्था की है। एक आप अन्य अकाउंट जिसमें आप काम करते हैं और आपको पैसा आ रहा है, दूसरा एक कल्प वृक्ष अकाउंट दिया है जो अद्भुत है। जब आपको चाहिए तो आपको किसी बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी साहूकार के पास नहीं जाना पड़ेगा। ऑटो स्वैप से आपके अपने ही कल्प वृक्ष अकाउंट, जिसे हमने कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट कहा है, उससे अपने आप पैसा मिल जाएगा। जब आप कमाएंगे तो अपने आप वो पट जाएगा। यदि आप नहीं कमा पा रहे हैं तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा और आपके साथ बैठकर तय करेगा कि आप पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे, आपकी शिक्षा क्या है, आपका हुनर क्या है, आपको किस ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको किस टूल की जरूरत है। उसमें आपको सिद्धता पार एक्सीलेंस बनाते हुए, आपको टीम मुहैया कराते हुए, आपको किसी के सामने रोजगार के लिए हाथ नहीं बढ़ाना होगा और आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा। जितनी राष्ट्र संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि नामक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी। लिहाजा आपको 5 फंडामेंटल राइट मिलेंगे, केवल एक ही नहीं, 5 फंडामेंटल राइट। पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू रोजगार, जो अभी हमने आपको समझाया। राइट टू रोजगार इस तरीके से आएगा कि आपके जो गैप्स हैं, जो ट्रेनिंग नीड्स हैं, जो टूल इक्विपमेंट मशीनरी की नीड है, उसको आइडेंटिफाई करके, आपको ट्रेन करके, आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाया जाएगा और आप जो है उसके माध्यम से आपको 4 और मौलिक अधिकार मिलेंगे। शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार
और खुशहाली और समृद्धि का मौलिक अधिकार। अद्भुत, एकदम अद्भुत। शिक्षा का मौलिक अधिकार में आपके खीसे में पैसा है कि नहीं है, आपके पिताजी के खीसे में पैसा है कि नहीं है, सिस्टम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको शिक्षा सुनिश्चित करेगा, और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं जाएगी। तो जो आप पे खर्च होगा वो आपके कल्प वृक्ष अकाउंट, कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट पर जो है माउंट किया जाएगा, और आपको शिक्षा के दौरान ही धन कमाने के लिए योग्य बनाया जाएगा, जिससे आप एम्प्लॉयमेंट के बाद उसे पटाएंगे, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलेगा। इसी प्रकार आपको स्वास्थ्य का भी मौलिक अधिकार मिलेगा, जिसमें प्राणायाम, व्यायाम, ये सब चीजें आपको आपके घर मिलेंगी, और उस व्यक्ति को भी मिलेंगी जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है, जिसके बाप के खीसे में एक पैसा नहीं है। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, उसको हर चीज उसके घर पर मिलेगी। और इवन टेक्नोलॉजी इस तरीके से जो है ना वॉलंटियर्स को आपके पास पहुंचाएगी कि वो आपके सभी सैंपल्स टेस्टिंग करेंगे, और बैकएंड पर सभी पैथियों के एक्सपर्ट्स बैठेंगे और आपस में चर्चा करके तय करेंगे कि प्राइमरी रोल कौन सी पैथी अदा करेगी, सेकेंडरी रोल, टर्सरी रोल, और रोल किस पैथी को करना है, और वो सब चीजें पेशेंट्स को उसके घर पहुंच जाएंगी। ऐसा अद्भुत होगा फंडामेंटल राइट टू हेल्थ। फंडामेंटल राइट टू भोजन और भी महान है, क्योंकि वो आपको आज का पीएम आवास का जो है ना, जो ग्रेन्स और जो घटिया जो है ना आपको खाद्यान्न दिया जाता है, जो कि खाने योग्य नहीं होता है, इसके विपरीत आपको मल्टीग्रेन्स, सब्जियां, फल, दूध, दही, घी और जीवन भर औषधियां, और वो भी ऑर्गेनिक मिलेंगी, और आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलेंगी, और तब भी मिलेंगी जब आपके खीसे में एक पैसा नहीं है। तो अगेन, जब आपके पास पैसा नहीं है, आपके कल्प वृक्ष कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट पर उसे लोड किया जाएगा, और आप में वो शक्ति पैदा की जाएगी जिससे आप धन कमा पाएंगे, आप समृद्ध हो पाएंगे। तो ऐसा अनूठा आपको फंडामेंटल राइट टू भोजन मिलेगा, और इन सबको मिलाकर आपको फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस मिल जाएगा। ऐसा होगा अद्भुत भारत, जहां पर अंग्रेजों की, जो अभी लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो 2 फरवरी 1885 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कई दिन लंबी बहस हुई थी, जिसमें लॉर्ड मैकाले ने यह सिद्ध किया था यदि भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो हमें उनके कस्टम, हमें उनकी संस्कृति, हमें उनकी शिक्षा को बदलना होगा। और इसके बाद इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया। ये दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि हमारे दुष्ट अक्षम नेताओं को वो इंडियन एजुकेशन एक्ट बदलने की काबिलियत नहीं है, सोच नहीं है, चिंतन नहीं है। क्राइम फ्री भारत के इस अच्छे भारत में आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। यह गुरुकुल बेस्ड वैदिक शिक्षा होगी, जिसके ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। इसकी यूनिवर्सिटियां हजारों एकड़ों में जो है फैली होंगी, और इस सब के लिए हमें किसी की लैंड का एक्विजिशन नहीं करना होगा। जिसकी लैंड होगी वो ऑनर्स क्लब का सदस्य बन जाएगा, और यूनिवर्सिटियां जो करोड़ों रुपए कमाएंगी वो इन ऑनर्स के पास पहुंच जाएगा। लिहाजा किसानों को या इंडस्ट्री डालने के लिए या कोई यूनिवर्सिटी डालने के लिए किसान अपनी लैंड से डिप्राइव नहीं होंगे, उनकी लैंड एक्विजिशन नहीं होगी, बल्कि वो ऑनर्स क्लब के सदस्य बन जाएंगे, और उन्हें जो धन पैदा होगा उसका पोषण उनके पास अपने आप पहुंच जाएगा, जो समृद्धि का द्योतक होगा। हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। पानी को इस तरीके से हार्नेस किया जाएगा कि पानी का स्तर फिर से 9 फीट पर आ जाएगा। भारत सूखा और बाढ़ की जो वर्तमान मुसीबतें हैं उससे बाहर निकल जाएगा। 4 तरीके के पेड़ लगेंगे, गायों की संख्या 10 गुनी होगी, और गायों को पैदा करने के लिए ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे। इसके लिए भारत सरकार का धन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीजें अपने आप में राष्ट्रीय संपदा कहलाएंगी, और जितना ये निर्माण करेंगी उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी।
लिहाजा ये सब चीजें जमीन पर उतारने के लिए हमें भारत सरकार के खजाने पर आश्रित नहीं रहना होगा। ऐसा 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक आधार वाला भारत को हम अच्छा भारत कह रहे हैं। अब सवाल उठता है, जब हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने हमें अच्छे राजनेता नहीं दिए हैं, इन्होंने जाति के, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर एक घटिया कॉन्सेप्ट लाया है जिसको हम विनेबिलिटी कहते हैं। और उस विनेबिलिटी में हम देखते हैं कि यदि आप शोषक हैं, यदि आप दुष्ट हैं तो विनेबल हैं, यदि आप बाहुबली हैं तो आप विनेबल हैं, यदि आप धनबली हैं तो आप विनेबल हैं, यदि आप अपराधी हैं तो आप विनेबल हैं। और इस विनेबिलिटी के झूठे आकलन के आधार पर करोड़ों लेके आपको टिकट देते हैं, फिर आपको फोर्स करते हैं कि गरीबों को जो है दारू बांटो, पैसे बांटो, साड़ी बांटो, मुर्गे बांटो, और उनके वोट खरीद कर जिनके वोट से आप जीतेंगे उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। आप पार्टी से बंधे हुए एक अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। लिहाजा इन राजनेताओं ने ना हमको अच्छा भारत दिया, ना हमें अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था दी, ना हमारे नियम कानून बदले, ना हमारी शिक्षा व्यवस्था बदली। अब इन राजनेताओं के सोच, चिंतन और क्षमता आपको अच्छा भारत देने की नहीं है। इसके लिए मैथिली शरण गुप्त ने एक सरल सा उपाय निकाला है कि यदि आप जो है एक संकल्प ले लें कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और जो 4 छोटे से सरल उपाय हम आपको बता रहे हैं, यदि आप उन्हें कर देंगे तो 9 दिन में आप 100 करोड़ होंगे। आज के राजनेता इन 100 करोड़ लोगों की बात सुनने के लिए विवश होंगे, और राजनेताओं से तो हम कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, ना राजनेताओं के दिमाग को तकलीफ दे रहे हैं, ना ही उनके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ दे रहे हैं। हम तो बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं कि हमने मॉडल्स बनाए हुए हैं, टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, आप एक राष्ट्रीय अधिकरण बना दीजिए फॉर क्राइम फ्री भारत विद फंडामेंटल राइट, या नेशनल एडवाइजर बना दीजिए, जिससे मैथिली शरण गुप्त को यह शक्ति मिल जाए कि ऐसे नगीने जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है इन 21 लक्ष्यों को के पर काम करने के लिए, उनको जो है ना ढूंढ के एक टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा, अधिकरण का हिस्सा बनाया जाएगा, और वो जो है इन मॉडल्स और टेक्नोलॉजी को एग्जामिन करेंगे और अपने अनुभव के आधार पर जो सुझाव देंगे उसे अगली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर 15 दिन तक लाइव चर्चा होगी, और वो भी पब्लिक उसको सुनेगी, उस पर बहस होगी, और इस एक्सपर्ट की लाइव चर्चा से जो चर्निंग से जो चीजें निकल के आएंगी उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर 45 दिन तक पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स होगा। पब्लिक के दिमाग में जो भी शंकाएं हैं, वो शंकाएं हैं, जो सलाहें हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करके तीसरी बार रिफाइनमेंट किया जाएगा। और फिर राजनेताओं से कहा जा रहा है कि भाई साहब, जो पका के हम आपको चीजें दे रहे हैं, अब इन्हें पार्लियामेंट में पास कर देना। यदि तुम पार्लियामेंट में इन्हें पास कर दोगे तो 240 से बढ़कर 500 पार कर जाओगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया तो फिर सिस्टम ने उन 543 भागीरथी प्रयास करके 100 करोड़ तक की संख्या पहुंचाने वाले भागीरथों को चंद्रगुप्त कहा है। और क्राइम फ्री भारत ने ऐसी व्यवस्था की है कि उन चंद्रगुप्तों के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच जाएगा। और जिन 100 करोड़ लोगों ने ये संकल्प किया है कि उन्हें अच्छा भारत चाहिए, वो प्रतिदिन अपने छत पर चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और संकल्प लेंगे कि हम अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे। और जिस दिन वोटिंग होगी तो अपने चंद्रगुप्त की ईवीएम मशीन पर बटन दबाकर सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे। फिर जो हम अपेक्षा इन दुष्ट राजनेताओं से कर रहे हैं,
हमारे चंद्रगुप्त 543 चंद्रगुप्त स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर उसी चर्निंग के बाद जो पकी हुई चीज है उसे नियम कानून में परिवर्तित कर देंगे और आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। इसी के साथ जो मैं बात समझाना चाह रहा था वो मैंने आप तक पहुंचा दी। अब मैं आप लोगों के प्रश्नों को आमंत्रित करूंगा जिससे आपको अपने प्रश्नों का जवाब मिल सके। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बात रखने के लिए। और मैं यहाँ लिंक डाल देता हूँ ताकि लोग यहाँ जुड़ के भी प्रश्न पूछ सकें। तब तक मुझे जो प्रश्न है मैं वो पूछ लेता हूँ। जी जी, तो सर आप एक जो कल्प वृक्ष अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब वो क्या है, ये कैसे बनेगा? बहुत और सुंदर प्रश्न आपने पूछा जी है। बेसिकली हम अपने लोगों को वर्तमान फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान फाइनेंशियल सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया है, वो आपके शोषण के लिए बनाया है। आप आज उससे कर्ज लेते हैं, वो रातों रात बढ़ जाता है कंपाउंडिंग के माध्यम से, आपका जीवन दूभर हो जाता है। और हम जो 5 फंडामेंटल राइट देना चाहते हैं तो उसमें उनको आप तक पहुंचाने के लिए और विशेष तौर पर उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिनके खीसे में पैसा नहीं है, उनके लिए हमने कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट क्रिएट किया है, इसे हमने कल्प वृक्ष कहा है। तो जब भी आप इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए जो भी चीज चाहेंगे वो आप तक पहुंचेगी, और आपके खीसे में पैसा नहीं है तो वो पैसा आपको अपने इस कल्प वृक्ष अकाउंट से मिल जाएगा। और उसके पीछे क्राइम फ्री भारत का या भारत सरकार का एक बैंक रहेगा जो वो धन उपलब्ध कराएगा। और जब आप कमाएंगे, क्योंकि आपको कमाने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है, ये पैसा कोई फ्री भी नहीं है, कोई मुफ्त में पैसा नहीं मिल रहा है, ये किसी के टैक्स का पैसा नहीं है, ये बैंक का पैसा है जो कि उसके बैकएंड पे काम कर रहा है। वो अपने आप बढ़ जाएगा, तो उसके लिए कोई आपको ब्याज नहीं देना होगा। ये अद्भुत बैंकिंग रहेगी जिसमें आपको, क्योंकि धन की कमी नहीं है, हम धन को भारत विकास के रूप में क्रिएट कर रहे हैं, तो धन की अबंडेंस हो जाएगी। चूंकि जो लोग हैं वो रुपए देते हैं, लिहाजा बैक एंड पर रुपए काम करेगा, फ्रंट एंड पर भारत विकास निधि काम करेगी। तो संस्थाएं भारत विकास निधि नहीं कर रही हैं, उन्हें रुपए पेमेंट हो जाएगा और बाकी सब लोगों को भुगतान जो है वो भारत विकास निधि में होगा। तो आप अपनी आवश्यकता की चीज भारत विकास निधि से खरीद सकेंगे और बैंक पर जो है, जो बैंक काम कर रहा है, वो रुपए में भुगतान करेगा। यदि आप चाहें तो